वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 13 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2022 के बारे में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। लेटेस्ट एडिशन ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल दिखाया है ट्रैवल फ्रीडम का। जो टॉप रैंकिंग कंट्रीज हैं जैसे कि जापान और सिंगापुर, यहाँ के लोग बहुत ही आसानी से किसी दूसरे देश में जाके ट्रैवल कर सकते हैं। इतनी सहूलियत डेफिनेटली इंडियंस को तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स? इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि एक लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म है। काइंड ऑफ एडवाइजरी रोल ये प्ले करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि कौन से देश को ज़्यादा एक्सेस मिल रही है दुनिया भर में। 2005 से ही ये फर्म हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज कर रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये ओरिजिनल रैंकिंग देती है दुनिया भर के पासपोर्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी उस देश का पासपोर्ट होल्ड कर रखा है वो आसानी से बिना प्रायर वीज़ा के कितनी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है या कितना ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब यहाँ माल न्यूट्रिशन से नहीं, और ताकतवर का मतलब यहाँ थौर के हथौड़े से नहीं है। ताकतवर का मतलब ये है कि उस देश के लोग या तो बिना वीज़ा के किसी देश में विजिट कर सकते हैं या फिर उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। जब वो उस देश में पहुँच जाएंगे तो उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पे ही वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये सहूलियतें जिस देश को ज़्यादा मिलती हैं उस देश के पासपोर्ट को ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। ये इंडेक्स 199 डिफरेंट पासपोर्ट को 227 डिफरेंट लेवल ऑफ डेस्टिनेशंस पे इवेल्युएट करता है। 227 जगहों को 199 अलग अलग पासपोर्ट्स के साथ इवेल्युएट किया जाता है। इंडेक्स में जो डेटा इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ से आता है? क्या वो डेटा क्रेडिबल है? क्या हम इस इंडेक्स की बातों को सच मानें? बिल्कुल, ये जो डेटा इनके पास होता है वो होता है IATA का। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उसी का डेटा ये इस्तेमाल करते हैं इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए। क्या निकल के आया? इंडिया को 83rd पोजीशन मिली है। बढ़िया पोजीशन तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे इसे। यहाँ पर हम अपनी रैंक को शेयर कर रहे हैं साओ टोम के साथ। यू मस्ट हैव क्वेश्चन कि ये साओ टोम है कहाँ पे? ये है अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा जो कि है साओ टोम। मैंने जितना मार्क किया है ये डेफिनेटली उससे भी छोटा मिलेगा आपको मैप में। हमारी जो पोजीशन है वो रवांडा और युगांडा से पीछे है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल की तुलना में बेहतर है, बिकॉज लास्ट टाइम जो रैंक किया गया था उसमें इंडिया की रैंकिंग 90 थी, तो हमने 7 प्लेसेस बेहतर किया है। इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है 60 डेस्टिनेशंस पे वर्ल्ड वाइड, और अब हमें एक्सेस ओमान और अर्मीनिया में भी मिलता है। 2006 के बाद 35 ऐसे डेस्टिनेशंस ऐड हुए हैं जहां पर इंडियंस वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। जापान और सिंगापुर ने इस लिस्ट को टॉप किया है। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो 192 डेस्टिनेशंस पे बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में है, यानी कि NCPCR के बारे में। ये RT-PCR नहीं है, वो तो कोविड का टेस्ट होता है। ये है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन्होंने अभी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि सभी जो चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि CCI, उन्हें रजिस्टर करवाया जाए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 के अंडर में, जिसे शॉर्ट में JJ एक्ट भी कहा जाता है। NCPCR एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि इसके लिए कोई कानून आया होगा। इसे मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 यानी कि CPCR एक्ट 2005 के तहत बनाया गया। इसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। इसके अंडर में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच है। मैंडेट ये है कि ये उन सभी लॉज, पॉलिसीज़ या फिर प्रोग्राम्स को ऑब्जर्व करें, उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स को देखें जो कि चाइल्ड राइट के संबंध में बनाए गए हैं, क्या उनके हिसाब से ही काम हो रहा है। इन्हें ये भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, UN का जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट के बारे में, उसका पालन किया जाए। कंपोजिशन में इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन और होते हैं 6 मेंबर्स, जिनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी लोगों को अपॉइंट करती है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। और 3 सालों का इनका कार्यकाल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर मेंबर्स हैं वो 3 सालों तक अपने पद पे बने रहते हैं। जो मैक्सिमम एज है कमीशन के चेयरपर्सन की वो 65 ईयर्स है, जबकि मेंबर्स की एज मैक्सिमम 60 हो सकती है। आरटीई एक्ट 2009 आया था, जिसके तहत ये कहा गया कि जो एनसीपीसीआर है वो लॉ के वायलेशन जो बच्चों से संबंधित हैं उनकी कंप्लेन को इंक्वायर कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को सम्मन करके एविडेंस मांग सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं। ये रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जहां चाइल्ड राइट वायलेट हुए हों। गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं कि जिसने भी अपराध किया है उसे सजा दी जाए, और इंटरिम रिलीफ भी रिकमेंड कर सकते हैं उन सभी लोगों को जो चाइल्ड राइट के वायलेशन में प्रभावित हुए। इसके तहत यानी कि जेजे एक्ट के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बनाने का प्रावधान है। इसका सेक्शन 27 क्लॉज 1 ऐसा कहता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो बनाने का काम किसे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। कहां बनाना है? हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना है, जिन्हें अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होगा, जो कि जेजे एक्ट 2015 के तहत बताई गई है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC है, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और होंगे 4 अन्य मेंबर। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेंगी अगर उन्हें लगता है कि वो फिट है। तो इसमें भी एक महिला का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा किसी एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो कि बच्चों के मामलों का जानकार हो, जिसे इसकी अच्छी जानकारी हो। चेयरपर्सन और मेंबर्स की उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, और उन्होंने कम से कम 7 साल का अनुभव भी हो बच्चों के साथ किसी भी फील्ड में काम करने का, लाइक एजुकेशन, हेल्थ या वेलफेयर एक्टिविटीज। या फिर वो पर्सन कोई प्रोफेशनल होना चाहिए जिसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकेट्री की डिग्री हो, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी की डिग्री हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट में उसने बढ़िया काम किया हो, या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रहे हों वो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में है। यहां पर देखिए 2021 में 4 नए सुपर कंप्यूटर्स को अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया। IIT हैदराबाद में, नाबी मोहाली में, CDAC बेंगलुरु में और IIT कानपुर में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट किया जाए एक ऐसी ग्रिड के साथ जिसमें 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स हों, और इसकी कॉस्ट 4,500 करोड़ रुपए आनी है। 7 सालों के भीतर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना था, मतलब टिल 2022। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि MeitY के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा, और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। फीचर्स में यह है कि इसके माध्यम से भारत में सुपर कंप्यूटर्स के नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम एक लॉन्ग टर्म प्लान भी तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम 20,000 स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे अगले 5 सालों में, जिनके पास क्षमता होगी कि वो सुपर कंप्यूटर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस अभी तक क्या हुई? फर्स्ट फेज में कई तरीके के सुपर कंप्यूटर्स तैयार किए गए, जैसे कि परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति और परम संगणक, जिन्हें IIT BHU, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस रिसर्च, इन सभी जगहों पर डिप्लॉय किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पहले पिग हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में है, जो कि ह्यूमंस में हुआ। डॉक्टर्स ने अभी हाल ही में एक पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया एक पेशेंट की बॉडी में। ये लास्ट एफर्ट था उन इंडिविजुअल को बचाने का। ये कारनामा USA के मैरीलैंड हॉस्पिटल में हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं कि इसके पहले ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं कि किसी दूसरे जानवर के ऑर्गन को ह्यूमंस में लगा दिया जाए, लेकिन ह्यूमन बॉडी किसी भी अन्य जानवर के ऑर्गन को बहुत ही तेजी से रिजेक्ट कर देती है, जिससे उस व्यक्ति की जान चली जाती है, और इस प्रकार के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इस लिहाज से कहा जाए तो ये पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है जहां पे एक पिग यानी कि एक सुअर के हार्ट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया। हालांकि अभी भी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि ये ट्रांसप्लांट पूरी तरीके से सक्सेसफुल है, क्योंकि कई बार ह्यूमन बॉडी कई दिनों तक इस चीज को मैनेज करती है और उसके बाद रिजेक्ट कर देती है। इसके पहले भी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुए हैं। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट को जीनो ट्रांसप्लांट कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में फेल हुए हैं। इसके पहले देखिए 1984 में बेबी 5
एक जो डाइंग इन्फेंट था, बहुत छोटा सा बच्चा था, उसे बबून यानी कि लंगूर का हार्ट लगाया गया था और उसकी मदद से वो बच्चा 21 दिनों तक जिंदा था। हालांकि 21 दिनों के बाद उस बच्चे की जान चली गई। जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट होता है ये कैसे डिफरेंट हो जाता है और इस बार ये कैसे डिफरेंट रहा। इस बार जो सर्जन्स थे उन्होंने एक पिग के हार्ट का इस्तेमाल किया। पिग एक बहुत ही आइडियल जीव हो जाता है बॉडी ट्रांसप्लांट को लेकर। इसका कारण ये है क्योंकि एक मेच्योर पिग के बॉडी ऑर्गन्स का साइज लगभग इंसानों जैसा ही होता है। फर्दर इस बार जिस पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया उसमें जीन एडिटिंग का सहारा लिया गया। जो उनके हार्ट में एक सेल होती है उसमें शुगर कंटेंट को रिमूव करने के लिए, एंड दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से अभी तक ऑर्गन रिजेक्शन ह्यूमन बॉडी में होते रहे हैं। तो इस सेल को हमने पहले ही निकाल दिया जिसकी वजह से ये रिजेक्शंस होते थे, ताकि इस बार पेशेंट की जान को बचाया जा सके। पिग को ही ट्रांसप्लांट के लिए क्यों चूज किया जाता है? कई तरीके के एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ऑर्गन आसानी से मिल जाता है, पिग को रेज करना आसान होता है, वो आसानी से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और एडल्ट ह्यूमन साइज उनके ऑर्गन्स का विदिन 6 मंथ में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पिग्स के बॉडी ऑर्गन्स का इसके पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया है। पिग हार्ट वॉल्व को अक्सर ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किया जाता रहा है। कुछ पेशेंट में जो डायबिटीज से प्रभावित रहे उनमें पिग पैंक्रियास सेल को भी इम्प्लांट किया गया और पिग की स्किन का भी इसके पहले इस्तेमाल किया जा चुका है टेम्परोरी ग्राफ्टिंग के लिए, ऐसे पेशेंट्स में जो आग से जल गए हों। तो पिग एक आइडियल एनिमल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसप्लांटेशन पर्पज से। पेशेंट का नाम डेविड बेनेट था, 57 ईयर्स ओल्ड ये इंडिविजुअल हैं। ह्यूमन ट्रांसप्लांट इनका हो नहीं सकता था, सिचुएशन क्रिटिकल थी और फाइनली लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे पिग के हार्ट का इस्तेमाल किया गया। बेनेट जी अभी रिकवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा और एक नई उम्मीद जो मेडिकल साइंस है उसमें निकल के आएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक स्टार्टअप को अभी लॉन्च किया। वो आईआईटी एलुमिनी हैं जिन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किया है। स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड एक टेक स्टार्टअप है, उन्होंने इसे लॉन्च किया। वाटर एटीएमएस, यहाँ पे आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे सोलर एनर्जी के माध्यम से ड्रिंकिंग वाटर तैयार किया जाता है। पानी कहीं से भी ले सकते हैं, रिवर से, वेल से, पॉन्ड से या ग्राउंड वाटर से, जहाँ भी पानी मिल जाए। उसके बाद उसे इस टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीट किया जाता है ताकि उसे हेल्दी और प्योर बनाया जा सके। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी को प्योर करने की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, जो कि 25 पैसा पर लीटर होगी। यहां पर देखिए क्लैरवॉयंट, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए तैयार किया गया है। ये फ्यूचर ब्रेकडाउन को प्रेडिक्ट कर सकता है कि अब सिस्टम खराब होने वाला है। इसके माध्यम से हम ये जो पूरा सिस्टम है उसे रियल टाइम तरीके से दूर से भी मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में है। ग्राइम का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेंगे तो बाकी बातों को समझना आसान होगा। ग्राइम का मतलब होता है जमी हुई मैल। जो कई तरीके के पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जब आप उन्हें देखने जाते हैं तो उनके ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, जो कि पोल्यूशन की, मिट्टी की, मैल की एक लेयर होती है, जो ईयर दर ईयर यानी कि साल दर साल उस मॉन्यूमेंट के ऊपर जमती चली जाती है। उसे रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। उसे रिमूव करने के लिए जो डर्ट, ऑयल या ग्लू होता है, अभी तक जो हमने इस्तेमाल किए तरीके, उसमें हमने इस्तेमाल किया केमिकल एजेंट्स को या लेजर टेक्निक्स को, लेकिन इनसे उस मॉन्यूमेंट के फिजिकली डैमेज होने का खतरा बना रहता है। लेकिन अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राइम ईटिंग बैक्टीरिया, जमी हुई मैल को खाने वाले बैक्टीरिया। जब हम इन्हें इसे ग्लू के माध्यम से लगा देते हैं तो वो धीमे धीमे करके 24 से 48 घंटे में सभी मैल को खा जाते हैं। इससे वो मॉन्यूमेंट बिल्कुल क्लीन हो जाता है और उसके फिजिकल डैमेज होने का खतरा भी नहीं रहता। 1980 में इसकी शुरुआत हुई। बैक्टीरिया डेजुल्फोविब्रियो वल्गारिस, इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो केव हिल सिमेंट्री है यूएस में, उसके मार्बल को क्लीन करने के लिए। उसके बाद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल मॉन्यूमेंट्स को क्लीन करने में किया जाने लगा। क्लासिकल आर्ट इससे सुरक्षित रहता है और इसे हम कहते हैं बायो क्लीनिंग। ये टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को अक्सर पूछती है। ये इनोवेटिव टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, आप इन पर जरूर से ध्यान दें। जो लिविंग बैक्टीरियल सेल्स होती हैं बेसिकली, उन्हें एक जेल के साथ सस्पेंड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है।
फिर हम उन्हें वर्टिकल वॉल पे अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं और 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। बाद में जब जेल को रिमूव किया जाता है तो जो इनऑर्गेनिक डार्क ब्राउन लेयर होती है वो खत्म हो जाती है, बैक्टीरिया उसे खत्म कर देते हैं। यह ट्रीटमेंट सॉफ्ट और डेलिकेट होता है जिससे किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल डैमेज का खतरा नहीं होता। कई सारे अन्य माइक्रोब्स भी इस पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनस स्टुटजेरी कॉन C11 बैक्टीरियम। इसके अलावा रोडोकोकस sp जेडकॉन्ट। ये नाम दिमाग में रहे तो कई बार यूपीएससी का दिमाग सनक जाता है, वो कुछ भी लिख देते हैं। हमें अजीब लगता है लेकिन फिर लगता है आया तो था सामने, पढ़ा होता तो याद रह जाता। तो देखते रहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक्सप्लोर कर रहा है बायो क्लीनिंग का ऑप्शन, ताकि हम ताजमहल को रीस्टोर कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उन्हें याद किया उनकी जयंती पे। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था एक बंगाली फैमिली में कलकत्ता में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। देखिए इनके कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। इन्होंने इंडियन फिलोसफीज जो है वेदांता की, योगा की, उसे दुनिया में पहुंचाया। इन्होंने नियो वेदांता को प्रीच किया जो कि हिंदुइज्म को इंटरप्रेट करता है वेस्टर्न लेंस से, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को मटेरियल प्रोग्रेस के साथ जोड़ दिया गया है। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। इनका मानना था कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कि इंसान के कैरेक्टर को तैयार करे। उनकी जो 1893 की स्पीच थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका वाली स्पीच। ठीक है, इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए वर्ल्डली प्लेजर से हटकर 4 पाथवेज बताए हैं: राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। उनकी बातें यंगस्टर्स को आज भी इंस्पायर करती हैं। उनकी एक लाइन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल अचीव्ड। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करती है। उम्मीदतन आपको भी इंस्पायर करती होगी कि आपको अपने टारगेट को अचीव करने तक रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है और पढ़ाई में लगे रहना है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी एसोसिएटेड रहे। 19वीं शताब्दी के एक मिस्टिक थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो विवेकानंद जी के गुरु भी थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। रामकृष्ण मिशन का वर्क कई सारे सेगमेंट्स में है, जैसे कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, कल्चर, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंड ट्राइबल वेलफेयर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इन सभी चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहता है। 1899 में इन्होंने स्टैब्लिश किया बेलूर मठ, जो कि वर्तमान में परमानेंट, इनफैक्ट ये एक अभी सेंटर है मिशन का। फर्दर ये परमानेंट घर भी रहा, अबोर्ड भी रहा, जहां पर वो रहते थे। बेलूर मठ में ही 1902 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बेलूर मठ आपको वेस्ट बंगाल में लोकेटेड मिलेगा। यह हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का। अपने कॉलेज टाइम में मुझे एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बेलूर मठ में जाने का मौका मिला था। मेरी वो विजिट 1 हफ्ते की थी। बहुत ही प्लीजेंट प्लेस है बेलूर मठ और वर्थ विजिटिंग है। ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। यहाँ पर देखिए रिवीजन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA रिलीज करता है। गलत है, हमने अभी पढ़ा था कि इसे हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, गलत है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है, दैट्स ट्रू। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हाई कोर्ट्स बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, भला हाई कोर्ट्स क्यों बनाएंगे, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है, तो ये भी गलत हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, दैट्स ट्रू, और ये बात भी ट्रू है। ये सेशन यहां पे समाप्त होगा। सेशन की PDF आपको चाहिए होगी रिवीजन के लिए। ओनली IS के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिलेगी। ओनली IS नथिंग एल्स आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम में, वहां जाइएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।